नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि संपूर्ण मैथ पेडागोजी एक वीडियो के अंतर्गत, मात्र एक वीडियो के अंतर्गत आप सीखेंगे संपूर्ण मैथ पेडागोजी, जिसमें आपके 15 नंबर क्लियर होंगे। तो साथियों, यदि आप थंबनेल देख करके क्लिक किया है अपने वीडियो, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मैं वह सभी कुछ आपको सिखा दूंगा जो मैथ पेडागोजी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस बार 31 जनवरी को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें किस तरीके से आएगा। तो साथियों, सीखते हैं। सबसे पहले टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से वह टॉपिक हैं, कौन कौन से वह बिंदु हैं जिसको आप पढ़ के जाएंगे तो सीटेट में आपकी मैथ पेडागोजी, यदि आपको कॉन्सेप्ट से डर लगता है, यदि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन से डर लगता है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है यह वीडियो। आप पेडागोजी पे कमांड करिए, मैथ्स पेडागोजी पे। तो कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं मैथ पेडागोजी में? सबसे पहले टॉपिक है मैथ पेडागोजी का गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तो गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। दूसरा टॉपिक है गणित का महत्व, गणित की शिक्षण विधियां। तीसरा टॉपिक है गणित के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री। चौथा टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पांचवा टॉपिक है निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण। छठा टॉपिक है शिक्षण समस्याएं और गणित की भाषा। सातवां टॉपिक है सामुदायिक गणित। और साथ ही साथ साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि वह पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जिनको देखते ही आप आंसर की तरफ दौड़ भागेंगे। जैसे ही वह विकल्प आपको दिख जाए, लगा दीजिएगा, आंसर सही होगा। बोलेगा औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन विवेक सर द्वारा बोला गया था, यह ऑप्शन सही है, तो सही होगा। तो चलते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यदि आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको कहीं से भी मैथ पेडागोजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो गणित शिक्षण शास्त्र में सबसे पहला टॉपिक है मेरे फ्रेंड्स, साथियों, गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित की प्रकृति होती है तार्किक क्षमता। गणित में तार्किक क्षमता विद्यमान होती है। गणित एक विश्वसनीयता होती है। गणित में वस्तुनिष्ठता होती है। गणित यथार्थवादी होता है। ये सारी की सारी गणित की प्रकृति हैं। कोई आपसे पूछे गणित की प्रकृति कौन कौन सी हैं, आप बोलिएगा तार्किक क्षमता गणित में विद्यमान होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है और यथार्थवादी होती है। अब कुछ बिंदुओं को पढ़ लेते हैं जिस तरीके से सीटेट एग्जाम में आपसे विकल्प पूछेगा। तो गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो गणित की जो प्रकृति होती है उसमें गणित के संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तौल, इन सभी का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? गणित के अंतर्गत। साथ ही साथ गणित के अंतर्गत क्या किया जाता है? अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। जो अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त प्रत्यय होते हैं, उनको मूर्त रूप में परिवर्तन करने का भी कारण गणित करता है। अब बात आती है गणित के ज्ञान का आधार जो होता है, जो गणित होता है उसके ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राथमिक का पेपर देने जा रहे हैं तो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आएगी गणित के अध्ययन से। साथ ही साथ साथियों, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट हो जाती। गणित के अध्ययन से क्या होगा? प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट हो जाएगी, उसका एक संभावित उत्तर होता है गणित में। और गणित की अपनी भाषा होती है। वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आगे बताऊंगा आपको गणित की कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, गणित में कौन कौन सी किस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है। जो गणित का ज्ञान होता है उसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है। जैसे 2 + 2 = 4 होगा ही होगा। a + b का होल हाफ स्क्वायर a² + b² + 2ab होगा ही होगा। तो इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। साथ ही साथ गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया जा सकता है। जैसे कि
यदि कोई बालक कैलकुलेशन अच्छी तरीके से कर सकता है, गुणनखंड अच्छी तरीके से आता है, तो वो फिजिक्स जब करेगा, यदि किसी भी या ज्योग्राफी पढ़ेगा, तो गणित का जो ज्ञान होता है वह अन्य विषयों में भी प्रयोग किया जा सकता है। ये है गणित की प्रकृति। अब बात आती गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। जैसे सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होता है। सेकेंड टॉपिक है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तो गणित का जो पाठ्यक्रम में स्थान होता है वह उद्देश्य पूर्ति गणित का होता है, साथ ही साथ सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। गणित सर्वांगीण विकास करने में सहायक है। दैनिक जीवन में गणित का उपयोग है। विज्ञान विषय का आधारभूत जो है वह गणित ही है, साथ ही साथ दैनिक जीवन में उपयोग भी है। फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे आपसे। पाठ्यक्रम की रचना अथवा निर्माण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं उसको एक बार देख लेते हैं। पाठ्यक्रम को निर्माण में क्या क्या सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। गणित का जो पाठ्यक्रम का स्वरूप बनाया जाएगा, गणित का जो पाठ्यक्रम का स्वरूप होगा उसके क्या क्या सिद्धांत को ध्यान में रख करके गणित का पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाएगा। गणित का जब पाठ्यक्रम बनाया जा रहा होगा तो उसमें बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाएगा। उपयोगिता, किस टॉपिक की कितनी उपयोगिता है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत रखा जाएगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत रखा जाएगा। लचीलापन, गणित में लचीलेपन का रखा जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगा, सरल से कठिन की ओर चलेगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेगा, मूर्त से अमूर्त की ओर चलेगा। साथ ही साथ अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, यानी कि जो बालक को उसके एकेडमिक में जब वो बालक पठन पाठन कर रहा होगा उसमें जो उसको अवकाश मिलेगा, उसमें उस पाठ्यक्रम में वह दिया होगा कि उस अवकाश को किस तरीके से सदुपयोग कर सके। जैसे होमवर्क दिया हो या कई प्रकार की एक्टिविटीज़ दी होंगी। साथ ही साथ गणित शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। गणित शिक्षण की क्या उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम का स्वरूप होगा गणित का। अनुशासिक मूल्यों का सिद्धांत होगा। अब बात करते हैं साथियों कि गणित शिक्षण में गणित का क्या महत्व है। तो गणित का महत्व है, गणित दैनिक जीवन में भी गणित का महत्व। अब आप बताइए कि गणित का महत्व कहाँ कहाँ है। दैनिक जीवन में भी गणित का महत्व होता है। ये सारे के सारे टॉपिक आपको पेडागोजी में दिखेंगे और 15 नंबर यही टॉपिक आप पे क्लियर करेंगे कि दैनिक जीवन में गणित का महत्व होता है। निश्चितता और आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से महत्व है गणित का। किसी को एग्जैक्ट वैल्यू देनी हो, एक स्टैंडर्ड मानक देना हो, तो हमें गणित की आवश्यकता होगी। दैनिक जीवन में उपयोग होगा। एक बालक सेब खरीदने गया, एक बालक केला खरीदने गया, 1 दर्जन केला कितने का हुआ, ये सारी चीज़ें यदि बालक को पता गणित आता होगा तभी कर पाएगा। तो गणित का महत्व हो गया। आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक प्रगति में और सामाजिक प्रगति में गणित का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। उपयोगात्मक महत्व और बौद्धिक महत्व। कहा जाता है तार्किक चिंतन, जितना ज़्यादा बालक तार्किक चिंतन करेगा उतना ज़्यादा बौद्धिक विकास होगा। तो गणित के ये सारे महत्व हैं। अब बात आती है कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। गणित शिक्षण की विधियां कौन कौन सी गणित शिक्षण की विधियां हैं। तो गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित जो होता है वो गणनाओं का विज्ञान होता है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित स्थान का भी विज्ञान है और संख्याओं का भी विज्ञान है। गणित मापतौल, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। गणित कहाँ कहाँ का विज्ञान है, देखो, गणनाओं का, स्थान का, संख्या का, मापतौल का, दिशा का। अब बात आती मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है गणित के अंतर्गत। साथ ही साथ ये आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। गणित आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। साथ ही साथ तार्किक विचारों का विज्ञान है। तो गणित कितने तरीके का विज्ञान है, गणनाओं का, स्थान का, संख्याओं का, मापतौल का, प्रायोगिक का, तार्किक विचारों का, इन सभी का गणित एक विज्ञान है। साथ ही साथ प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर शिक्षण विधि से संबंधित है।
गणित जो है वो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर शिक्षण विधि से संबंधित है, स्वयं सीखने की गति से गणित संबंधित है, अन्वेषण विधि से गणित संबंधित है, संश्लेषण विधि में छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गणित को संश्लेषण विधि में छोटे छोटे भागों से मिला करके, जैसे कि 2 प्लस प्लस कर दिया, तो इन सभी मिलाकर संयुक्त इकाई की बात की जाए, या 1 + 1 + 1 संयुक्त इकाई की बात की जाए, छोटे छोटे भागों को मिला करके, या चार्ट शेप के टुकड़े कर दिए, मतलब छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई प्रस्तुत की जाए, संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है, निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब कहोगे सर निगमन विधि आखिर होती क्या है? तो मेरे भाइयों, निगमन विधि होती है नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। अब कैसे? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया a + b का होल ऑफ स्क्वायर, और फिर मैंने लिखा है 2 + 4 का होल ऑफ स्क्वायर को आप सॉल्व करो, तो ये जो प्रोसेस होगी ये हो जाएगी निगमन विधि। और अगर ठीक इसका उल्टा ये प्रोसेस हो तो ये हो जाएगी आगमन विधि। समझ में आया? अगर सूत्र पहले आए और उदाहरण बाद में आए तो निगमन विधि, उदाहरण पहले आए और सूत्र बाद में आए तो वह आगमन विधि। नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि, सूक्ष्म से स्थूल की ओर निगमन विधि। अब बात आती है गणित तर्कपूर्ण सोच है। गणित क्या है? तर्कपूर्ण सोच है। अब किस तरीके से है देखते हैं, एक एक चीज को सीखते हैं किस तरीके से है। देखो, गणित तर्क पर आधारित होता है। गणित जो होता है वह तर्क पर आधारित होता है, जिसकी पुष्टि निम्न बिंदुओं पर आधार पर की जाती है। किस तरीके से? गणित के तर्कपूर्ण आधार पर गणित डिपेंड होता है, तो वह किन बिंदुओं पर की जाती है? वह बिंदु निम्नलिखित प्रकार से हैं। विज्ञान विषयों के आधार के रूप में गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। तो विज्ञान विषयों के आधार रूप में गणित का प्रयोग किया जाता है। गणित का मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध है। इंजीनियर, बैंकिंग, व्यवसाय, ये सभी गणित से सीधे संबंधित हैं। अब जैसे कि किसी भी मकान में यदि आपको बीम लगाना है तो बीम की कैलकुलेशन आपको करनी होगी, तो सारी की सारी गणित पे डिपेंड करेगी। कितना सरिया लोड उठा सकता है इतने फ्लोर लगाने पर, तो ये सारी की सारी चीज़ें गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। यथार्थ विज्ञान के रूप में गणित का संबंध है। गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, तथ्य आदि यथार्थ होते हैं। गणित के जितने भी प्रत्यय, सूत्र होते हैं ये यथार्थवादी होते हैं। तो गणित का यथार्थ विज्ञान के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। साथ ही साथ गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित जो होता है वो मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। जो गणित की भाषा होती है वह सार्वभौमिक होती है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। जो गणित का ज्ञान होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आपको कैलकुलेशन आती है, यदि आपको फार्मूलेज आते हैं, तो आप जैसे कि बीम लगाना है तो सोम एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक टॉपिक होता है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल सिविल सब इंजीनियरिंग में होता है, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं गणित का। यदि आप नक्षत्रशाला में जा रहे हैं तो आप नक्षत्रों, ग्रहों की दूरी को, डिस्टेंस का पता लगाने के लिए मैथ का प्रयोग करते हैं। यदि आप साइंस में हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, तो कहीं हम कह सकते हैं अन्य विषयों का आधारभूत भी गणित ही है। अब बात आती है गणित में सार्थक, अमूर्त, संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित में सार्थक, अमूर्त तथा संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित समूहों तथा संरचनाओं का अध्ययन है। गणित जो है वह समूहों तथा संरचनाओं का अध्ययन है। अब बात आती है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपको दिलाएंगे 2 से 3 नंबर का प्रत्येक बार आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि शिक्षण अधिगम सामग्री। गणित की शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होता है? जियो बोर्ड क्या होता है? 10 ग्राम
क्या होता है गिनतारा? तो मेरे भाइयों आज सीख लो, गिनतारा, 10 ग्राम, जियो बोर्ड, इन सभी को आज सीख लोगे तो परीक्षा हाल में गलतियां नहीं होंगी। तो ज्यामिति की दो आकृति की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये लकड़ी का बना होता है। ज्यामिति की 2D आकृति की पहचान करने के लिए जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्ग का, आयत का, इन सभी की यदि पहचान करनी हो तो जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, ये लकड़ी का बना होता है। अब 10 ग्राम की बात करते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न आकृतियों को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें पेपर के टुकड़े होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल बनाने में, घन घनाभ बनाने में, इन सभी में 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है पेपर के टुकड़ों की सहायता से। अब बात आती है कि गिनतारा क्या है? तो गिनतारा ये स्थानीय मानों को, जोड़ घटाना को प्रदर्शित करने के लिए, सीखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरीके का एक स्लेट होती है जिसमें इस तरीके की छल्ले पड़े होते हैं। इसको आगे बढ़ा करके, घटा करके जोड़ घटाना स्थानीय मानों का प्रयोग किया जाता है, इसे गिनतारा कहते हैं। अब बात आती है संख्या चार्ट की। इसमें बच्चों को संख्या का ज्ञान दिया जाता है। संख्या चार्ट में क्या होगा? बच्चों को संख्या का ज्ञान दिया जाएगा। जोड़, भिन्न, दशमलव, सम, विषम सभी प्रकार की वास्तविक संख्याएं सिखाई जाती हैं अधिगम सामग्री में। संख्या चार्ट में क्या क्या सिखाया जाता है? भिन्न, दशमलव, सम, विषम सभी प्रकार की वास्तविक संख्याएं संख्या चार्ट के द्वारा सिखाई जाएंगी। संख्या चार्ट से आपका तात्पर्य है कि पूर्णांक, धन, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य इन सभी संख्या चार्ट में होती हैं, इन सभी को सिखाया जाता है। अब बात करते हैं जियो बॉक्स, जिसको आपने बचपन में कहा है जियोमेट्री बॉक्स, जियोमेट्रिक बॉक्स, जिसमें आपको चांदा होता है, प्रकार होता है, स्केल होता है, प्रॉक्टर होता है। ये सारी चीज़ें यदि आपके किसी बॉक्स में हो तो वो जियोमेट्रिक बॉक्स हो जाएगा, वो जियो बॉक्स कहलाएगा। अब जियोजेब्रा क्या होता है? जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बच्चों को मैथ सिखाई जाती है। तो इन 4-5 लाइन से आपको यदि 2 नंबर मिल रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत ही सरल है, भैया पढ़ लो। यदि आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, यदि आप बायो स्ट्रीम से और आपको मैथ से हुआ लगती है, यदि आपको मैथ से डर लगता है, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही डिज़ाइन की गई है। अब देखते हैं दशमलव संख्याएं कैसे पता करते हैं? ग्राफ पेपर द्वारा, स्थानीय समझ गिनतारा द्वारा, स्थानीय समझ गिनतारा द्वारा, दशमलव संख्याएं ग्राफ पेपर द्वारा, ज्यामिति संकल्पनाएं जियो बोर्ड ग्राफ पेपर द्वारा, और भिन्न संख्या चार्ट और संख्या रेखा द्वारा। इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आना तय है। अब बात करते हैं सतत मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन एक ऐसी व्यवस्था है जो सीखने सिखाने के साथ चलती रहती है। जो मूल्यांकन होता है वह एक ऐसी व्यवस्था है जो सीखने और सिखाने के साथ चलती रहती है, जिसमें बच्चों के अनुभवों एवं व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या होता है? मूल्यांकन में क्या होता है मेरे भाइयों, कि मूल्यांकन में होता है कि बालक में क्या अनुभव हुए, बालक ने क्या व्यवहार हुए, उनमें कितने क्या परिवर्तन हुए, वह मूल्यांकन के द्वारा पता लगाया जाता है। और सतत मूल्यांकन जो होता है, निरंतर चलने वाला मूल्यांकन, एक ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर चलता रहता हो, लेकिन किसी एक पक्ष का मूल्यांकन हो रहा हो, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष में से किसी एक पक्ष का यदि मूल्यांकन आप कर रहे होंगे तो वह हमारा सतत मूल्यांकन कहलाएगा। और सतत मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं? तो सतत मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं: निदानात्मक एवं उपचारात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक मूल्यांकन। ये 3 मूल्यांकन होते हैं सतत मूल्यांकन के। अब आते हैं व्यापक मूल्यांकन पे। मूल्यांकन वह तरीका है जिसके द्वारा बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक मूल्यांकन की आप परिभाषा जान चुके हैं कि व्यवहार और गुणों, बच्चों के अनुभवों और व्यवहारों में, गुणों में होने वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन द्वारा पता लगाया जाता है। और व्यापक मूल्यांकन होता है एक ऐसा मूल्यांकन
जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो, जो निरंतर चलता रहता हो, लेकिन उसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, कौशलात्मक, ये तीनों पक्षों का मूल्यांकन यदि हो रहा हो तो वह हमारा कहलाएगा व्यापक मूल्यांकन। सभी गुणों, या हम कहें सभी गुणों एवं विशेषताओं का मूल्यांकन सीखने सिखाने के साथ चलता रहता है तो उसे हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। अब बात आती है कि सतत मूल्यांकन किसी एक पक्ष का होता है, मैं बता चुका हूँ। और अब बात आती छात्रों की विकास की सीमा को निर्धारित करने हेतु जो तरीका उपयुक्त होता है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। ये लाइन है, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है कि छात्रों की विकास सीमा निर्धारित करने हेतु जो तरीका उपयुक्त है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा किस तरीके से उत्पन्न की जाती है, यदि आपके सीटेट में प्रश्न आ जाए तो आप लगाइएगा कि प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। अब बात आती है कि गणित की भाषा क्या होगी, शिक्षण समस्याएं, गणित के शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आएंगी। तो जिन छात्रों को गणित के अध्ययन में रुचि नहीं होती है, इस तरह के बालक शैक्षणिक कार्य में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। शैक्षणिक कार्य में जिन बालकों को गणित में रुचि नहीं होती है, जैसे कि आप सभी लोगों को यदि गणित में रुचि नहीं है तो आप पेडागोजी पढ़ लीजिए, समस्या मत उत्पन्न करिए अपने सीटेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए, यदि आपका टारगेट 120 प्लस का है तो। परंतु रुचि को गणित अध्ययन की तरह खींचने का संपूर्ण दायित्व शिक्षक का होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए किसी बालक में गणित के प्रति रुचि नहीं है तो इसका दायित्व किसका है, बालक में रुचि जागृत करने का, तो आप कहेंगे एक शिक्षक का संपूर्ण दायित्व है बालक में रुचि को जागृत करने का। अब बात आती है निम्नलिखित शिक्षण समस्याएं इस प्रकार हैं। रुचि का ना होना, शिक्षक में शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सूत्रों का प्रयोग सही से न कर पाना, पाठ्यक्रम का सही निर्धारण शिक्षक द्वारा न कर पाना, ये सारी की सारी शिक्षण समस्याएं होंगी। अब आप बात आती है गणित की भाषा किस तरीके की गणित की भाषा है। तो गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण निम्नलिखित हैं। प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा या प्रतीकात्मक भाषा। गणित की भाषा को विकसित किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले प्रतिदिन की भाषा विकसित करिए, उसके बाद गणित की परिस्थिति की भाषा को, उसके बाद गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, देन प्रतीकात्मक भाषा। तो गणित के 4 चरण हैं गणित की भाषा को विकसित करने के। अब बात आती है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित इस प्रकार है। किस प्रकार है निम्नलिखित? संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत करना चाहिए। जो गणित की भाषा है उसमें संकल्पनाएं जो हों उसको पहले मूर्त में रखना, जैसे कि फिगर में बनाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर 4 सेब और 4 सेब मिला करके 8 सेब हुए, इस तरीके से पहले मूर्त में फिर धीरे धीरे अमूर्त की तरफ बढ़ना चाहिए गणित की भाषा में। और अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं? योग, व्यकलन, गुणा और भाग। यह अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। साथ ही साथ गणित की भाषा निम्नलिखित होती है। कैसी होती है? अमूर्त होती है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और सांकेतिक भाषा होती है। गणित की भाषा अमूर्त होती है, सांकेतिक भाषा होती है और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सामुदायिक गणित किस तरीके की होती है। सामुदायिक गणित से आप समझिएगा कि जिसका जुड़ाव वास्तविक जीवन से हो, वह गणित जिसका जुड़ाव वास्तविक जीवन से हो वह सामुदायिक गणित कहलाती है। फ्रेंड्स, यदि आपको इंटरेस्ट आ रहा है गणित की इस पेडागोजी को पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आपको संस्कृत, ईवीएस, हिंदी, मैथ
और इंग्लिश, इन सभी की संपूर्ण पेडागोजी लेके आ रहा हूँ। साथ ही साथ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड लेके आ रहा हूँ। चूँकि आप सब्सक्राइब किए हुए होंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस किए हुए होंगे, तो सबसे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आएंगी। आप सीख सकते हैं चीज़ों को और आपका जो टारगेट है 120 प्लस का, उसको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सामुदायिक गणित क्या होती है? वास्तविक जीवन से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना, मूल्यांकन योजना का उपयोग करना चाहिए सामुदायिक गणित के अंतर्गत। साथ ही साथ बच्चों को संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। संख्या ज्ञान पहले, सबसे पहले संख्या ज्ञान देनी चाहिए, उसके बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। एक निश्चित प्रकार की सोच, तार्किकता विकसित करने के लिए गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करना चाहिए तथा विद्यार्थियों को व्यवहारिक क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों में गणित के प्रति व्यवहारिक क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। तो उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करना चाहिए। गणित में कक्षा चर्चा में उनको शामिल करना चाहिए। विद्यार्थियों को गणित की कक्षा चर्चा में भी शामिल करना चाहिए। एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज आपने क्या क्या सीखा है? आज आपने सीखा है कि गणित की संपूर्ण पेडागोजी को आज आपने सीख लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को जो सफ़ेद वाला लाइक वाला बटन है इसको प्रेस कर दीजिए ताकि ये नीला सा हो जाए, और एक अच्छा सा मोटिवेशनल कमेंट दीजिए ताकि मैं अच्छी और बेहतरीन वीडियो आप सभी लोगों के लिए ला सकूं। इसके बाद जो मैं वीडियो लाने जा रहा हूं उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि गणित की पेडागोजी में पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को आप कैसे पहचानें, कि कौन सा वह उत्तर है जिसको देखते ही आप लगाएंगे और आपका सही आंसर हो जाएगा और आप पा जाएंगे मैथ में 15 में 15 मार्क्स। तो मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।